मौर्य काल। भारतीय कला के इतिहास में मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण स्थान था। मौर्य काल 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच का काल था। नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की नींव भी डाली थी। इसी काल में यूनानी हमले भी तेज हो गए थे और एक ग्रीक राजदूत यानी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में कला, विशेषतया मूर्ति कला और वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई। बाद में अशोक मौर्य कला को उच्च स्तर पर लेकर गया। मौर्य वंश लगभग पूरे समूचे भारत में विस्तृत था। मौर्यकालीन कला में हमें स्तंभों, गुहा, स्तूप, राजप्रसाद, चैत्य, विहार, प्रतिमाएं इत्यादि मिलती हैं। लोक कलाओं में प्रतिमाएं और मृण मूर्तियां हमें बहुतायत में देखने को मिलती हैं। मौर्य कला की विशेषताओं की बात करें तो मौर्य काल 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य काल 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य कला को हम मुख्य दो भागों में रख सकते हैं। पहला राजकला, दूसरी लोक कला। राजकला के अंतर्गत राजप्रसाद यानी राजमहल, स्तूप, गुफा, चैत्य इत्यादि आते हैं, जबकि लोक कलाओं के अंतर्गत प्रतिमाएं और मृण मूर्तियां आती हैं। मौर्यकालीन वास्तुशिल्प में मूर्तियां, भवन, स्तूप, चैत्य और गुफाएं बहुत ही सुंदरता से पत्थरों को तराशकर बनाए गए। गुफाओं को कटाई करके तैयार किया गया। मौर्यकालीन स्तंभों को देखा जाए तो बहुत बड़े, विशाल और एकाश्म होते थे, अर्थात एक ही पत्थर के बने हुए होते थे। मौर्य कला में स्वतंत्र स्तंभ और स्वतंत्र मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए अशोक की लाट और यक्षी की मूर्ति हमें मिलती है। स्तंभों और मूर्तियों की जो पॉलिश थी वो बहुत ओपदार होती थी, यानी चमकीली होती थी, जिससे आज भी वे मूर्तियां और स्तंभ लकड़ी या धातु का प्रभाव देते हैं। अधिकतर मूर्तियां आदमकद, समानुपातिक और मासल बनाई गई थी। मौर्यकालीन शिल्पों और प्रतिमाओं में प्रतीकात्मक रूप में वृषभ यानी बैल, हाथी, घोड़ा और सिंह को बनाया गया था। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी बहुत आयत में मिलती हैं, जिसमें आदमियों के कद की मूर्तियां, जिसे बोलते हैं आदम कद मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन प्रतिमाओं और शिल्पों के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था और यह पत्थर राजस्थान की चुनार की खानों से मंगवाया जाता था। मौर्य वंश में सभी धर्मों की महत्ता थी, किंतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अधिक अनुसरण किया जाता था। मौर्यकालीन स्तंभों, शिलालेखों पर मागधी, खरोष्ठी लिपि में बुद्ध की शिक्षाओं और नियमों को उकेरा गया था। अगर हम मौर्यकालीन स्तंभों की बात करते हैं, जो विशेष तौर पर अशोक के समय में बनाए गए थे, तो उनके हम 5 मुख्य भागों को देख सकते हैं, जिसमें पहला भाग है लाट, या जिसे हम आधार बोल सकते हैं। यह आधार सबसे लंबा होता था, चिकना होता था और इसके ऊपर कुछ भी बनाया नहीं जाता था, किंतु जो कुछ नियम और शिक्षाओं को इसके ऊपर उकेरा जाता था। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है बैठकी यानी उल्टा कमल। ये सभी स्तंभों में हमें देखने को मिलता है। तीसरा आधार यानी कंठा, जिसके ऊपर मुख्य, शीर्ष और चौकी को विराजमान किया जाता था। उसके बाद चौथा पार्ट है इसका चौकी। इस चौकी पर चारों ओर 4 चक्र
बीच में 4 जानवर इत्यादि बने होते थे और इन जानवरों का बुद्ध के जीवन के अनुसार कुछ महत्व था। सबसे ऊपर शीर्ष पर कोई ना कोई पशु, जो वृषभ, शेर, गज या घोड़ा, इन चारों में से कोई ना कोई एनिमल बना होता था, जिसमें 4 मुख वाले शेर हमें 2 स्थानों से मिले हैं, मगर ज़्यादातर पिलर्स पर, ज़्यादातर स्तंभों पर एक शीर्ष वाले ही एक एनिमल वाले शीर्ष ही हमें प्राप्त होते हैं। मौर्य काल की कला में प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ, यक्ष और यक्षिणी जो हमारी देवी देवता माने जाते थे, और उनकी जो प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ जो हमें मिलती हैं वो पत्थर की काटी हुई मूर्तियाँ हैं, 3D यानी 3 डायमेंशनल हैं, महाकाय हैं यानी उनका विशाल स्वरूप है, आदमकद साइज की, वे जो आम व्यक्ति का जो साइज होता है उसके अनुसार ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सिर के अनुसार पूरे शरीर को समानुपातिक दृष्टि से बनाया गया है। 3D ये बनाई गई हैं और राउंड स्कल्पचर है, इनको चारों ओर से कार्व करके बनाया गया और इनको चारों ओर से घूमकर देखा जा सकता था। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं में खास बात यह है कि ये मूर्तियां भी एकाश में हैं। एकाश में अर्थात एक पत्थर से कटी हुई मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां स्वतंत्र हैं, ये किसी मंदिर का या किसी भवन का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र मूर्तियां बनाई गई हैं। यक्ष यक्षिणी के वस्त्रों में पगड़ी, कंधों से भुजाओं तक लहराता हुआ उत्तरीय यानी कपड़ा, घुटनों तक लटकती हुई धोती और कटिबंध यानी कमर के ऊपर बंधा हुआ पटका मुख्य रूप से बनाए जाते थे। आभूषणों में भारी कर्णफूल, कंठा, चौड़े हार, भुजबंद, कंगन इत्यादि बनाए जाते थे और शांत और मुस्कान सहित वो मुद्रा में यक्ष और यक्षिणी को अक्सर बनाया जाता था। और ये आपके कोर्स की यक्षिणी है, जिसके स्वरूप का हम वर्णन जो अभी पॉइंट्स पढ़े हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। अशोक स्तंभ में जो सबसे सुंदर जो हमें प्राप्त स्तंभ था, उसका शीर्ष बचा है, वो था सारनाथ से प्राप्त सिंह का शीर्ष, जिसमें 4 शेर हैं और चारों एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। इस चिन्ह को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और यह अब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें सबसे नीचे के हिस्से में आधार के ऊपर सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है और बीच में 4 दिशाओं में 4 चक्र बनाए गए हैं। अशोक स्तंभ में ऊपर एक चक्र हुआ करता था जो अब टूट चुका है। इसमें पहले 32 सलाइयाँ होती थी, लेकिन अब वह टूट चुका है। यह अशोक चिन्ह देखने में हमें प्रतीत होता है जैसे कुछ लकड़ी या धातु का बनाया गया हो। इसमें बहुत ही डिटेलिंग में, बहुत ही सुंदरता से इनके शेरों के बाल और स्पाइक्स, कमल के फूल, एक एक बारीकी को उभार कर बनाया गया है। शेर अग्रेशन में है, तो यहाँ जो ये जो शेर बनाए गए हैं वो बुद्ध के साहस को, चारों दिशाओं में तेज को दर्शाते हैं। साथ ही 4 अन्य एनिमल्स जो कि है घोड़ा, तेजी को दिखाते हुए, गतिमान रहने को दिखाते हुए, साथ ही गज जो बुद्ध के जन्म का भी प्रतीक थे और बुद्धि का प्रतीक थे, और उसके बाद तीसरा बैल जो उनके यौवन और बचपन का प्रतीक थे, और पौरुष का यानी एक तरीके से संघर्ष का प्रतीक उनको दिखाया गया है। तो हम मौर्य कला में 2 चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, एक हमें सिंह शीर्ष और दूसरा यक्षिणी की प्रतिमा जो हमें दीदारगंज से प्राप्त हुई है, चामरधारी यक्षिणी। अब आप इन स्टडीज़ के बेस पर, इस वीडियो के बेस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे और उनको अच्छे से तरीके से लिखिए और प्रश्नों के उत्तर भेजिए।